इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में आप जितने क्वांटिटीज पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगभग जितने क्वांटिटीज पढ़ते हो उस सारे का हम मेजरमेंट करने वाले। एक काम करते हैं, सिंपल सा, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल में कितने क्वांटिटीज आप जानते हो। देखें एक बार छोटा आपका टेस्ट लिया जाए, कितने क्वांटिटीज जानते हो, बोलते जाओ, मैं यहां पे लिखता जाता हूं एकदम। अच्छा एक बात और समझना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डायरेक्ट रिएक्टेंस का रिजल्ट देता है, बहुत ध्यान से सुनना। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रिएक्टेंस की वैल्यू देती है, मतलब हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाता है, हमें इंपीडेंस का वैल्यू मिल जाता है। अगर हमें रिएक्टेंस निकालना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें पता है Z इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार, क्या ये बात सबको क्लियर है कि x कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में x कैसे कैलकुलेट करना है? लाइक आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आप इंपीडेंस निकाल सकते हो, बट आप कभी रिएक्टेंस नहीं निकाल सकते। तो रिएक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से अपन चीजों को समझ सकते हैं। खैर, और बताइए एनर्जी, चलो ठीक है एनर्जी, इसके अलावा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ठीक है। अगर अगर इंपीडेंस निकाल लिया तो उसका रेसिप्रोकल लेके कैपेसिटेंस एडमिटेंस निकाल लेंगे ना। गुड इवनिंग दिलप्रीत। हाँ, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस। और बताइए, और बताइए, देखो सिंपल, क्वालिटी फैक्टर, वेरी गुड, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, टेम्परेचर, चलो ठीक है टेम्परेचर, और बोलो टॉर्क, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है मैकेनिकल क्वांटिटी? भाई इलेक्ट्रिकल पे परमिटिविटी, वेरी गुड, परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी। ओके, जैसे आप बताते चलना। अब करंट के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, अभी तो बता ही सकते हो। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, अमीटर। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, अमीटर। वोल्टेज के लिए बेसिकली वोल्ट मीटर। बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम ईएस लेवल, गेट लेवल तक जाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, पावर के लिए, पावर के लिए वॉट मीटर। फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, अब देखो फ्रीक्वेंसी के लिए, अब यहां पे आता है एक ब्रिज, यहां पे आता है ब्रिज जिसका नाम है बेसिकली वेन ब्रिज। इसको बोलते हैं बेसिकली, गुड इवनिंग अमित, एसी ब्रिज, एसी ब्रिज, समझते चलेंगे बस। चलो, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस, ए भी कहां से, हाँ ओम मीटर। एक्चुअली बहुत मेथड्स हैं, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर मेथड, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर, ढेर सारे मेथड हैं, समझ रहे हो ना। रेजिस्टेंस मेजर करने के ढेर सारे। एक्चुअली रेजिस्टेंस को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इस तरीके से फिर ढेर सारे मेथड देखेंगे। फिलहाल फिलहाल तो हम एक बेसिक सा लिख लेते हैं कि चलो ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक तरीके से ब्रिज, और सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो लगभग मैं यहां पे एक सिंपल सा बोलता हूं कि लाइक हो सकता है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, या फिर डीसी ब्रिज बोल देता हूं, ठीक है, डीसी ब्रिज, सिंपल। इसमें पोटेंशियोमीटर भी आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। चलो, एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं, एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं, बोलिए, एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर, सिंपल, ठीक है ना, एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर। चलो, अब कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एसी ब्रिज, याद रखना क्या यूज करते हैं, एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में भी 2 ब्रिज आते हैं, एक होता है आपका शियरिंग ब्रिज, सब मैं आपको रटवा दूंगा, टेंशन मत लो, शियरिंग ब्रिज, और
डिसऑर्टिज ब्रिज, और इसी में इसका अपडेटेड वर्जन है मॉडिफाइड, मतलब एक तरीके से डिसऑर्टिज एंड मॉडिफाइड डिसऑर्टिज, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, डिसऑर्टिज एंड मॉडिफाइड डिसऑर्टिज, ठीक है ना। खैर आगे देखते हैं। अगेन इंडक्टर, इंडक्टर भी हम किससे मेजर करेंगे, तो एसी ब्रिज से करेंगे। किससे मेजर करेंगे, एसी ब्रिज से करेंगे। एसी ब्रिज में मैं आपको फिलहाल एक वर्ड दे रहा हूं सिंपली, क्या, होमम, होमम, मतलब क्या है यहां पे, एच फॉर एनीवन, एच फॉर हेज ब्रिज, हेज, O for Owens bridge, M for Maxwell bridge, A for Anderson bridge, M for Maxwell inductance capacitance bridge। समझ रहे हो, फिर से मैं ऐसे ये सारी चीजें मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, अभी जस्ट एक समरी दे रहा हूं बेसिकली मैं पूरे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हेज ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, दिस इज यूज्ड फॉर एसी ब्रिज। अगेन क्यू फैक्टर, तो क्यू फैक्टर याद रखना, जिस सर्किट में जिस मतलब इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर मीटर, क्यू मीटर, क्यू मीटर। और क्यू मीटर के लिए जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था तो आपको अच्छे से याद होगा कि वहां पे मैंने क्वालिटी फैक्टर का मतलब बताया था, एक्चुअल मतलब क्या होता है मैंने वो समझाने की कोशिश करी थी। किसी को याद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटी फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी फैक्टर, एनीवन जिसने पढ़ा हुआ था। फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, मुझे फॉर्मूला नहीं सुनना, मतलब बताना सिंपल सा, जिससे हर एक बंदे को समझ में आ जाए। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। वेरी गुड, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। जैसे अब कई लोग जैसे जो नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने डिटेल में बात करनी है बट फिर भी, जैसे देखिए क्वालिटी फैक्टर हमेशा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की होती है। व्हाट आर द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इट मे बी इंडक्टर, इट मे बी इंडक्टर, इट मे बी कैपेसिटर, बट इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज आइडियल इंडक्टर एंड दिस इज आइडियल कैपेसिटर, बट प्रैक्टिकली आइडियल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसका इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट में रेजिस्टेंस तो होएगा ही होएगा, हाँ या ना, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, सर्किट में तो रेजिस्टेंस होएगा ही होएगा। अब बताओ, अब हमें हमारे लिए एक पैरामीटर होना चाहिए ना कि लाइक जो बताया कि यार कौन सा इंडक्टर अच्छा है कौन सा इंडक्टर नहीं अच्छा है। आप बात समझ पा रहे हो, लाइक दो इंडक्टर मैंने यहां पे रख दिया, एक इंडक्टर ए और एक इंडक्टर ए। अब मैं बोल रहा हूं कि यार कंपेयर करके बताओ कौन सा इंडक्टर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, तो कौन सा इंडक्टर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, ए डिसाइड करेगा कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। अब व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली होता है एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड मतलब अब देखो प्रैक्टिकली आइडियल इंडक्टर पॉसिबल है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल इंडक्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो, बट हमें पता है कि नहीं है, मतलब उस सर्किट में रेजिस्टेंस है तो पावर क्या करेगा, स्टोर करेगा डिसिपेट करेगा। रजिस्टर पावर स्टोर करता है डिसिपेट करता है, सिंपल सी बात बताओ, रजिस्टर पावर स्टोर करता है डिसिपेट करता है, रजिस्टर क्या करता है, डिसिपेट करता है, रजिस्टर क्या करता है, डिसिपेट करता है। तो अब अगर किसी इंडक्टर की क्वालिटी फैक्टर अच्छी है, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट स्टोर होगा या डिसिपेट होगा, बोलो, मैक्सिमम अमाउंट स्टोर होगा या डिसिपेट होगा। अगर किसी इंडक्टर की क्वालिटी फैक्टर अच्छी है तो स्टोर होगा, क्या होगा, स्टोर होगा। आ रही सिंपल सी बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो, अब कहोगे सर एनर्जी स्टोर करना ही क्यों है, तो एक सिंपल सी बात बताओ, हम पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस तब होगा जब वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, सिंपल सी बात है।
तो अगर हमें कहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो हम आपको एक कॉइल बनानी है, तो कॉइल आप कैसा लोगे, जिसकी क्वालिटी फैक्टर हाई हो या जिसका क्वालिटी फैक्टर लो हो, बताइए। आप कॉइल कैसा लोगे, जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई हो या जिसका क्वालिटी फैक्टर लो हो, जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई हो। समझ में आ रही बात? पहले आप बताओ मुझे, क्वालिटी फैक्टर का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्वालिटी फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। देखो क्वालिटी फैक्टर सब आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, ओमेगा नॉट एल बाई आर। वो तो बात की बात है यार, मैं यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एकदम सब्जेक्ट को मतलब डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि सिंपली फॉर्मूला वाला सीन ना। ओके, अब यहीं पे अगर किसी को लग रहा हो कि सर फॉर्मूला आता कैसे है, अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने आर है, एक्स है और जेड है, इसमें एनर्जी स्टोर कौन करेगा? आर करेगा, एक्स करेगा, जेड करेगा? जल्दी बोलो। आर करेगा, एक्स करेगा, जेड करेगा। एनर्जी स्टोर कौन करेगा? एक्स। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर एक्स। कोई बोले एनर्जी डिसिपेट कौन करेगा? तो आई स्क्वायर आर। तो एक्स की वैल्यू होती क्या है? ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट एल बाई आर। अब बताओ, क्या आपने यही क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ है? हाँ या ना? यही याद किया है ना? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ओमेगा नॉट एल बाई आर, रेजोनेंस चैप्टर एसी सर्किट एनालिसिस के बाद। क्लियर है? तो खैर ये सीरीज के लिए है। सीरीज के लिए क्यों है? क्योंकि दोनों में करंट सेम सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ही होता है। तो याद रखना, क्वालिटी फैक्टर जब भी मेजर करोगे किसी भी सर्किट में, सर्किट 100% रेजोनेंस कंडीशन में होना चाहिए। विदाउट रेजोनेंस कंडीशन यू कांट कैलकुलेट क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। अगर आपको एक इंडक्टर की क्वालिटी फैक्टर मेजर करनी है तो क्वालिटी फैक्टर में एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कैपेसिटर का रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं रहेंगे तब तक सर्किट में क्या नहीं होना? रेजोनेंस। क्या ये बात सबको क्लियर है? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? सर्किट मस्ट कंटेन टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। क्लियर है? तो कहने का मतलब दिस इज अबाउट क्वालिटी फैक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। खैर, टेम्परेचर की बात करें तो ढेर सारे मेजरमेंट है, आरटीडी है, टेम्परेचर, थर्मिस्टर है, ठीक है ना? तो इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी नॉर्मली हम ब्रिज से ही कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे हम देखेंगे सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है यार, कि जैसे आप सिंपल समझो, आप खड़े हो, ठीक है, या फिर मतलब आप बेसिकली हो, आपको थोड़ा सा निडिल चुभाया जाए, अगर आपको पता ही नहीं चला, किसी ने निडिल चुभाया, पूरे ही एक तरीके से अंदर घुसा दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला, आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है कम है? सिंपल बोलो, आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है कम है? वेरी लो, वेरी लो। और थोड़ा सा इंटर कराया निडिल और आप चिल्ला पड़े, इसका मतलब, इसका कहने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंज इन इनपुट करने पे आउटपुट में जितना ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, दैट इज बेसिकली सेंसिटिविटी। हाँ या ना? बोलो यार। थोड़ा सा इनपुट चेंज करने पे जितना मैक्सिमम, जितना ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, दैट इज व्हाट बेसिकली, दैट इज द सेंसिटिविटी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो सेंसिटिविटी के लिए अपन ब्रिज देखेंगे। ओके, पावर फैक्टर मीटर। नॉर्मली पावर फैक्टर आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हो? वॉट मीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, याद रखना। क्योंकि जब वॉट मीटर आप यूज करते हो ना, एक्चुअली वॉट मीटर कभी डायरेक्ट पावर की वैल्यू नहीं देता है। वॉट मीटर कभी भी, वो बेसिकली क्या देता है उसमें, जैसे मान लीजिए एक एक वॉट मीटर है, तब तो बेसिकली आपको देखो, वॉट मीटर की अगर वॉट मीटर की बात करें, जैसे यहां पे वॉट मीटर की बात करें, तो वॉट मीटर अगर सिंगल फेज है तो बेसिकली देता है वी आई कॉस फाइव। बट अगर थ्री फेज देता है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? 3 वॉट मीटर मेथड या 2 वॉट मीटर मेथड? बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? 2 वॉट मीटर या 3 वॉट मीटर? ओब्वियसली यार 2 वॉट मीटर। अच्छा, 2 वॉट मीटर इज वैलिड, 2 वॉट मीटर जो मेथड है, दैट इज वैलिड फॉर बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम? दैट इज वैलिड फॉर बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम? दैट इज वैलिड फॉर बोथ। नो, दैट इज वैलिड फॉर
बोथ, सिंपल। देखो यही छोटे छोटे कंफ्यूजन है जिसको हम बेसिकली अच्छे से दूर करने वाले हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सिंपली ओवरव्यू और कुछ नहीं। खैर, उसके बाद आते हैं बेसिकली आपका परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग। जैसे आप, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक जिसकी परमिबिलिटी ज्यादा, उसकी उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है? स्टोर, चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी। जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जितना ज्यादा परमिबिलिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को इजिली फ्लो होने देगा। समझ रहे हो? तो मतलब इस तरीके से इतने ये सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से मतलब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? अगर मैं वैसे आपकी बात करूं कि लाइक हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है, पहला चैप्टर होगा, वो क्या होने वाला है? एरर। जिसमें हमने सिंपली देखना है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट ने गलती करी तो किस हद तक उसे माफ किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में? बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में वही है, लाइक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिक, मतलब होता है ना कि एक मैकेनिकल डिफ्लेक्शन टाइप, तो सारी बातें करेंगे। खैर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। उसके बाद, इसके बाद हम इनका एक्सटेंशन देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्या? बेसिक इंस्ट्रूमेंट का क्या एक्सटेंशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन? यार सिंपल सी बात है, अगर कोई अमीटर है 10 एम्पियर करंट मेजर कर सकता था, बट हमने थोड़े बहुत करेक्शन करके उसकी रेंज उसको ऐसा बना दिया कि अभी वो 10 एम्पियर की बजाय 100 एम्पियर मेजर कर पा रहा है और इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी नहीं हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। समझ पा रहे हो ना? नहीं, मैक्सिमम रेंज नहीं, मतलब सिंपल, वो आपके ऊपर है बेसिकली। एक्सटेंशन का सिंपल सा मतलब है रेंज बढ़ाना। एक्सटेंशन का सिंपल सा मतलब है रेंज बढ़ाना। ठीक है ना? जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लो 4 घंटे, आपसे बोला गया कि हाँ अपने पढ़ाई में थोड़ा एक्सटेंशन कर दो, 4 घंटे से 8 घंटे कर रहे हो, तो दैट इज द एक्सटेंशन। अब उसके लिए जो भी चीजें टाइम मैनेजमेंट करनी है वो आप करोगे, तो कुछ वैसा ही है कि लाइक एक्सटेंशन देखेंगे कैसे करेंगे। वोल्ट मीटर के एक्सटेंशन में क्या करते हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। अमीटर के एक्सटेंशन में क्या करते हैं? पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो चीजें इस तरीके से अपन देखेंगे। खैर, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट। देन इसके बाद अपन बात कर लेंगे थोड़ा बहुत मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? डीसी ब्रिज के, मैक्सिमम डीसी ब्रिज, और बाकी देखेंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे एसी ब्रिज। एसी ब्रिज, एसी ब्रिज में हम क्या क्या मेजर करेंगे? बोलो, विद द हेल्प ऑफ एसी ब्रिज हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? समझना जरा। इंडक्टर, कैपेसिटर, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम कहां से मेजर करेंगे? एसी ब्रिज से। तो डीसी ब्रिज पढ़ेंगे, एसी ब्रिज पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर। देन पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, लाइक 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, सारा कुछ। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वहीं पे पोटेंशियोमीटर भी देखेंगे। क्या देखेंगे? पोटेंशियोमीटर। डन। पोटेंशियोमीटर नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है? उसमें एक वायर होता है जिसको बैलेंस कराते हैं, बैलेंस को ब्रिज करा, मतलब ब्रिज, एक तरीके से ब्रिज में ही आ जाता है बेसिकली वो। समझेंगे सारा कुछ ना, ठीक है? ओके, यहां से एसी ब्रिज से आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हो, याद रखना। फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हो, याद रखना। तो पोटेंशियोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर मीटर भी हमने पढ़ ही लेना है। उसके बाद देन आपका रहेगा डिजिटल वोल्ट मीटर। क्या रहेगा? डिजिटल वोल्ट मीटर।
उसके बाद देन हम पढ़ेंगे अच्छे से सीआरओ, सीआरओ, और लास्ट में एक आपने सिंपल सा, जैसे कि एक अलग अलग, एक तो चलो डिजिटल वोल्टमीटर हो गया, और हाँ एक तो वो तो बच ही रहा है, सीटी एंड पीटी, सीटी एंड पीटी, समझ रहे हो। इसके अलावा कोई टॉपिक है जो आप इसके अलावा पढ़ना चाहते हो मेजरमेंट में, तो भी बता दो, है कुछ। तो सबसे पहला चैप्टर क्या बताया हमने, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, बहुत ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो यार, एरर में हमें कंफ्यूज होते हैं किस किस में। देखो, एक होता है एब्सल्यूट एरर, एक होता है एब्सल्यूट एरर, और एक होता है रिलेटिव एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, एब्सल्यूट एरर, और एक क्या होता है रिलेटिव एरर। अब देखो यार, अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर मैं पूछूं कि दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों की एब्सल्यूट एरर दी है और दोनों की रिलेटिव एरर दी है, ध्यान से समझना मेरी बात। दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों की एब्सल्यूट एरर दी है, दोनों की रिलेटिव एरर दी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, ओके। तो एब्सल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी को आपने 100 रुपए दिए बेसिकली, ठीक है, 100 रुपए दिए और उसने आपको लौटाए 90 रुपए, डन, ओके। अब दूसरे बंदे को आपने दिए 1000 रुपए, ध्यान से समझना, आपने दिए 1000 बंदे को, और उसने बेसिकली जो आपको पैसे लौटाए वो लौटाए 980 रुपए, 980 रुपए। अब अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस बंदे की एक्यूरेसी ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की, बोलो। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी इन द सेंस की नियर टू द ट्रू वैल्यू, नियर टू द ट्रू वैल्यू, नियर टू द ट्रू वैल्यू, नियर टू द ट्रू वैल्यू। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना मेरी बात। अब अगर मैं ये करूं कि लाइक ए की, अब अगर आप देखिए यहां पे, अगर आपने एब्सोल्यूट निकालना, हाँ एग्जैक्ट वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो आप। देखो, अब यहां पे अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, क्या निकालते हो, एब्सोल्यूट एरर, तो एक सिंपल सी बात बताओ यार, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली मेजर्ड बाय मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 100 माइनस 90 दैट इज 10, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, सर -10 आएगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, डन, ओके। इधर आ जाइए, इसका एब्सोल्यूट एरर बताइए, इसका एब्सोल्यूट एरर बताइए कितने का हुआ, 20। अब एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि यार कि कि अब अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि लाइक कौन बंदा अच्छा है, आप किसी और चीज को फोकस मत करो, कौन बंदा अच्छा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट बोलोगे। बट एक बार उसकी ओर निकाल के देख लो, लाइक कि परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, वो क्या होता है, दैट इज 100 माइनस 90 डिवाइड बाई 100, और इसका निकाल के देख लो 1000 माइनस 980 डिवाइड बाई 1000, जल्दी बताओ कितना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। दिस इज लाइक कि 10 पर, ये तो आपका 10%, ये आपका कितना आ रहा है
दिस इज लाइक 10%, और ये कितना आ रहा है 20/1000 गुणे 100, तो ये कितना आ रहा है 2%। अब बताओ, अब बताओ, अब कौन अच्छा है, परसेंटेज वाइज बात करो, अब कौन अच्छा है, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, मनीषा क्लियर हुआ? तो बेसिकली बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अब बताओ कि एक्यूरेसी किसके हिसाब से देखोगे, लाइक एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर? बोलो, कौन बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, कौन बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट अच्छा है? परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। क्लियर हुआ? आप देखो ना, आप, हाँ आप देखो ना, ये 10% का एरर बता रहा है और ये कितने का एरर बता रहा है 2%। आप पैसे वाली बात भूल जाओ, 100 इज द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज 90, 1000 इज द ट्रू वैल्यू, 980 इज द मेजर्ड वैल्यू। तो जब मैंने एब्सोल्यूट एरर की बात करी, डिफरेंस की बात करी, तो एक में 10 आ रहा है, एक में 20 आ रहा है। बट जब मैंने रिलेटिव स्टैटिक एरर की बात की करी, तो फिर उस समय क्या हुआ 10% एंड 2%। तो अब सिंपल सी बात बताओ यार, अब आप कभी भी इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई 2-3 इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए आपसे, बोला जाए बताओ यार इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव स्टैटिक एरर? रिलेटिव स्टैटिक एरर। क्या ये पॉइंट? चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं फिर। तो तो अगर हम यहां पे अब डिफाइन करें, अब दोनों को अगर हम डिफाइन करें, तो ध्यान से समझते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, ट्रू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एंड व्हाट इज रिलेटिव एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये मेजर्ड वैल्यू, तो सिंपल, उसके लिए तो आप टेंशन लो ही मत। क्यों? क्योंकि क्योंकि अच्छा, ये तो देखो रिलेटिव रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर, और एक और एरर है, दैट इज व्हाट, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लाइड विथ, मल्टीप्लाइड विथ 100, मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर हुआ? तो क्या हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एंड साथ साथ में ये बात क्लियर है कि जब भी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी देखनी होगी, हम हमेशा ये देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस कितना है, हम ये भी साथ में देखेंगे कि एक्चुअली ये जो डिफरेंस है उसमें से उस जो वैल्यू, जिस वैल्यू को मेजर कर रहा है, या फिर एक्चुअल वैल्यू है कितना, ताकि उससे हम डिवाइड करके रिलेटिव स्टैटिक एरर पता कर पाए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, पहले आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक का एरर हो चुका, कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। चले आगे बात करते हैं, लिख लिया ना आप लोगों ने? देखो आसान है तो साथ साथ लिखते चलना ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग से टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जिसका नहीं हुआ बता देना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने भागना ही है। डन, ओके। अच्छा, अगर यहीं पे थोड़ी थोड़ी देर और बात कर लें, थोड़ी देर यहां पे और बात कर लें, तो एक सिंपल सी बात देखो यार, एक बात बताओ, अगर अगर मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, तो बताओ इधर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? मेजर्ड वैल्यू टू वैल्यू, देखो छोटी छोटी बातें हैं बट अपन ना गलती कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो छोटी छोटी गलतियां करो। अगर मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, तो बेसिकली जो एरर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू,
तो जो एरर आएगा दैट विल बी निगेटिव, दैट विल बी निगेटिव। अच्छा सर ये पॉजिटिव निगेटिव की बातें क्यों कर रहे हो? तो एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे मैं आपके सामने एक टर्म लाने वाला हूं जिसका नाम है करेक्शन फैक्टर, जिसका नाम है करेक्शन फैक्टर। सर ये करेक्शन फैक्टर क्या होता है? करेक्शन फैक्टर जैसे किसी को आपने 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, उसने आपको 90 रुपए लौटाए, व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर? व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर? दैट इज 10 रुपीज ना, हाँ या ना? अगर वो 10 रुपए और आपको दे दे तो आपका इधर जीरो हुआ? बोलो यार। अगर वो 10 रुपए आपके और दे दे तो आपका एरर जीरो हो गया। तो बेसिकली याद रखना, जो करेक्शन फैक्टर होता है, जो करेक्शन फैक्टर होता है दैट इज बेसिकली व्हाट? माइनस ऑफ एरर। हमेशा याद रखना, माइनस ऑफ एरर। मतलब जो एरर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन फैक्टर निगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। और एरर निगेटिव आ रहा है तो करेक्शन फैक्टर पॉजिटिव होगा, सिंपल। क्या बात सबको क्लियर है? देखो सिंपल सा, एक सिंपल समझो, जैसे करेक्शन फैक्टर है क्या? करेक्शन फैक्टर का मतलब ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे आप ऐसे समझो यहां पे अभी आपने वही बात कि 100 रुपए किसी को दिए, उसने आपको 90 रुपए लौटाए, उसने आपको 90 रुपए लौटाए, तो व्हाट इज द एरर? दैट इज 10, दैट इज द 10। तो करेक्शन फैक्टर कब होगा? जब वो 10 और आपको दे दे, जब वो 10 और आपको दे दे, समझ रहे हो ना? तो दैट इज द करेक्शन फैक्टर, सिंपल। तो एक सिंपल सा देखो, अगर मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू तो एरर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर? व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर? दैट इज माइनस ऑफ एरर वैल्यू। सिंपल है यार, ज्यादा वो मत सोचो। क्योंकि अगर आपने करेक्शन फैक्टर पॉजिटिव ले लिया तो बेसिकली आप एरर को और बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है ना? डन। अच्छा यहां पे दो चीजें और होती हैं, देखो, एक होता है स्टैटिक एरर और एक होता है डायनेमिक एरर। क्या होता है? एक होता है स्टैटिक एरर और एक होता है डायनेमिक एरर। अब स्टैटिक एरर और डायनेमिक एरर का मतलब क्या है? देखो ये सारे क्वेश्चन है जेई में बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। अब देखो स्टैटिक एरर का मतलब ये है कि आपका जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? या फिर ऐसे बोलो कि एरर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो। देखो स्टैटिक एरर का मतलब यह है कि जैसे देखो, मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जो ट्रू वैल्यू थी वो 100 थी, और आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो एरर, वो एक्चुअल वैल्यू आ गई 90, व्हाट इज द एरर? दैट इज 10। अब आपके दोस्त ने जाके उस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, ट्रू वैल्यू वही था, और उसने भी जो एरर लाया, एरर लाया मतलब उसकी जो भी एक्चुअल वैल्यू आई दैट इज 90, मतलब उसका भी एरर कितना है? उसका भी एरर कितना है? 10। तो अब बताओ, आपने एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ी देर बाद हो गया, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो साथ साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो क्या यहां पे एरर टाइम डिपेंडेंट है? क्या एरर टाइम के साथ वेरी कर रहा है? बोलो यार, क्या एरर टाइम के साथ वेरी कर रहा है? नहीं ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक एरर या डायनेमिक एरर? स्टैटिक एरर या डायनेमिक एरर? क्या बोलेंगे? स्टैटिक एरर। क्लियर है? तो सिंपली क्या लिखेंगे? एरर विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम।
error which is independent from the time. क्लियर है? error which is independent from the time. ओके, अब आपका आपने एक्सपेरिमेंट किया 10 और आपका दोस्त अच्छा खासा लापरवाह। ऑब्वियस सी बात है, उसने केयर ही नहीं किया कि किसको इग्नोर करना है एग्जैक्ट वैल्यू पे, और जा करके उसने एक्चुअल वैल्यू ला दी 80 की जल्दीबाजी में। तो अभी जो एरर आया दैट इज 20। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरर इज स्टैटिक या डायनेमिक? क्लियर हुआ? डायनेमिक एरर विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जैसे समझना जरा, किसी इंस्ट्रूमेंट के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें कौन सा फैक्टर चाहिए? एक बात समझना कि ये जो रिलेटिव स्टैटिक एरर है, ये बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट की क्या बताता है? क्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रिलेटिव स्टैटिक एरर डिटरमाइन quality of the instrument. quality of the instrument। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जे के लिए, किससे? स्टैटिक एरर डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। डन? ओके, अब यहां पे देखो, रिलेटिव एरर, स्टैटिक एरर। अभी देखो एरर कई टाइप के हैं। अभी तक एक बात बताओ सिंपल सा, कि इसमें इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, इन तीनों में कोई कंफ्यूजन है? दैट इज लिमिटिंग एरर। सर ये क्या बला है, अभी इतने एरर क्या कम थे? समझते हैं। आपको किसी शॉपकीपर ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया, तो वो बेसिकली स्पेसिफाई कर देगा। जैसे आप मान लो किसी चीज को मेजर करने जा रहे हो, ठीक है, मेजर करने जा रहे हो, तो वो ये बोलेगा, देखो यार, आप बोलोगे कि यार इसकी क्या कोई टॉलरेंस है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू देगा? जैसे आप ऐसा समझो, मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट परचेस किया और आपको वैल्यू मेजर करनी थी 100। तो आप अगर उससे बोलोगे कि यार जब मैं इस 100 वैल्यू को इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू बताएगा? तो इतना तो पक्का है कि वो 100 तो नहीं बताएगा, हाँ या ना? प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट कभी 100 बताएगा क्या एग्जैक्ट? ये तो कैलकुलेशन से आया 100। मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो 100 बताए। तो कहने का मतलब वहां पे क्या होगा कि आपसे मैन्युफैक्चरर बोलेगा, देखो यार, इस इंस्ट्रूमेंट में ना आपका ये प्लस माइनस इतने का एरर होगा, अब बहुत ध्यान से देखना, अभी मैं यहां पे एक 2-3 एरर लेने वाला हूं। अभी एरर यहीं पे खत्म नहीं होता, एक लिमिटिंग एरर है, अभी बात करेंगे गारंटीड एक्यूरेसी एरर। कितने एरर हो गए? अभी कितने टोटल हो गए जो हमने अभी तक आपको बता दिए? बताओ जरा, कितने एरर हो गए? 5। समझ रहे हो ना? फिर से देखो, एटलीस्ट यार जो लोग हो ना, एटलीस्ट एरर तो समझ के जाओ, ठीक है? एरर तो समझ के जाओ कि हाँ ठीक है, सर ने एक डेमो क्लासेस लगाई थी, एक दो जो भी डेमो क्लासेस लगाई थी, बट एरर तो सारे जितने एरर होते हैं एटलीस्ट वो तो क्लियर कर दिया था सर ने, ठीक है ना? मैं यहां अभी 3 एरर तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुका है, 3 एरर अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मैं 2 एरर की बात और करने वाला हूं। कौन कौन सी? लिमिटिंग एरर और जीएई, परसेंटेज जीएई
and limiting error is simply this one. ओके, अब देखो, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, जब भी सिंपली कोई इंस्ट्रूमेंट आपको मतलब एक कोई रीडिंग देता है ना, तो वो क्या देता है, टॉलरेंस होता है। क्या होता है, टॉलरेंस। मतलब आप ऐसे समझो कि लाइक दिस इज कोई एक्चुअल वैल्यू है, ऐसे समझो लाइक दिस इज आर 10 ओम प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, जो रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, पहले आप इसको समझ लो फिर बात करते हैं। एक रजिस्टर है जिसकी ट्रू वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5%। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू, एनीवन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू, what is the resistance minimum value, that is 95. what is the resistance maximum value, what is the resistance maximum value, that is 105। मतलब कि जो रेजिस्टेंस आप मेजर करोगे उसकी उसकी रेंज कहां से कहां तक है, इतना तो मैं मैन्युफैक्चरर इस बात की गारंटी। अच्छा, वॉइस कट रही है, सबको कट रही है, वॉइस सबको कट रही है, ठीक है। तो क्या था यार कि रेजिस्टेंस की मिनिमम, मतलब आप अगर मेजर करोगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा, 95। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा, 95। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा, मतलब इसी के बीच में रेजिस्टेंस आएगा, जब भी आएगा रेजिस्टेंस बीच में आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलता कि यार 100 ही आना है, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द एक्यूरेसी, 100% ना, हाँ या ना, व्हाट इज द एक्यूरेसी, 100%, समझ रहे हो ना। अगर 100 ही आता, खैर बातें समझते हैं आगे। तो लिमिटिंग एरर और परसेंटेज जीएई, लिमिटिंग एरर और परसेंटेज जीएई, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है। देखो यार, आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, एक अमीटर उठा लाए, एक अमीटर उठा के ले आए आप, ठीक है। अमीटर में कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन था, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइक 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, सपोज 30, ठीक है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द फुल स्केल वैल्यू, चलो बताओ, सिंपली समझते हैं यार, बताओ व्हाट इज द फुल स्केल वैल्यू, बोलो व्हाट इज द फुल स्केल वैल्यू, 30, 30, ठीक है। अच्छा, जब आप मेजर करोगे, जब आप मेजर करोगे तो क्या हमेशा 30 ही मैक्सिमम करंट, मतलब 30 ले जाकर मेजर करोगे क्या, क्या 30 से पहले कोई क्वांटिटी नहीं होगी, बोलो। मतलब मान लो आपने किसी सर्किट में लगाया, किसी सर्किट में लगाया, तो यार उस सर्किट का करंट 5 एम्पियर भी हो सकता है, 10 एम्पियर भी हो सकता है, 15 एम्पियर भी हो सकता है, 20 एम्पियर भी हो सकता है, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है। हाँ मतलब लाइक, हाँ मतलब 30 से कम कुछ भी हो सकता है बेसिकली, 30 से कम कुछ भी हो सकता है। अरे मतलब ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक ऐसी सर्किट में लगाया इस इंस्ट्रूमेंट को जहां पे बेसिकली वैल्यू आई 12, 12 आई रजिस्टर, मतलब करंट की वैल्यू 12 आई। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, बोलो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, बोलो। मैं बोल रहा हूं ये 12 है, ये 12, 12। ट्रू वैल्यू वो होती है जो हम मेजर करके हमें इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा होता है,
लाइक आपको इस सर्किट का करंट मेजर करना है, इस सर्किट का, प्लस माइनस 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम। बताओ यहां पे अगर अमीटर लगाओगे, ये वाली अमीटर यहीं पे लगाइए, क्या करंट आएगी? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? 24/2 कितना आएगा? 12 एम्पियर। कितना आएगा? 12 एम्पियर। ठीक है, ओके। तो बेसिकली होता क्या है, होता क्या है, ये जो लिमिटिंग एरर है, आपसे क्या बोलेगा कि लिमिटिंग एरर एंड परसेंटेज जीए, ध्यान से समझना मेरी बात, बोथ आर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। लिमिटिंग एरर, परसेंटेज जीए, बोथ आर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब अगर उसने बोला कि लिमिटिंग परसेंटेज 10%, बहुत ध्यान से सुनो यार, लिमिटिंग एरर इज 10%, लिमिटिंग एरर इज 10%, और उसने बोला जी ए इज ऑल्सो 10%, जी इज ऑल्सो 10%। तो अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार ये जो लिमिटिंग एरर है, लिमिटिंग एरर, ये बेसिकली अब आप गए 12 एम्पियर मेजर करना है, तो बेसिकली अब आप 10% किसका लेंगे? 12 का 10% लेंगे, और जो आएगा कितना आएगा? कितना आएगा? 1.2%। तो बेसिकली ये जो 1.2% का, या सॉरी परसेंट है ना, तो बेसिकली कितना आ गया? 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि जो आप ट्रू वैल्यू ले रहे हो उसमें जो एरर आने वाला है, कितने का आने वाला है? प्लस माइनस 1.2। दिस इज व्हाट? दिस इज लिमिटिंग एरर। तो एक बात अब देखो, अभी यहां से आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई होंगी, अब देखो इधर और क्लियर हो जाएंगे। अब उसने बोला कि परसेंटेज जी ए इज 10%, परसेंटेज जी ए इज 10%। अब ये जो 10% निकालोगे, आप पता है किसका निकालोगे? ट्रू वैल्यू का नहीं निकालोगे, किसका निकालोगे? फुल स्केल वैल्यू का। 10 का, 30 का 10%। अब बताओ कितने का एरर आया? लाइक दिस इज व्हाट? 3 एम्पियर। तो तो जो आपका एरर है, जो आपका एरर है बेसिकली जो अभी रीडिंग है, दैट इज व्हाट? 12 प्लस माइनस 3 एम्पियर। तो बेसिकली ये जो निकाला आपने किसकी हेल्प से निकाला? लिमिटिंग एरर की हेल्प से। और ए किसकी हेल्प से निकाला? जी ए ई की हेल्प से। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, हो सकता है अच्छे लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ भी गया हो। मैं फिर से बताता हूं उसको। देखो, समझो, देखो दिमाग ओपन करके बैठना पड़ेगा यार, दिमाग ओपन करके बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, इस टॉपिक को देख के ना मेजरमेंट को जज मत करना, कि नहीं कि अरे यार पहले ही लेक्चर में इतना खतरनाक था तो मतलब आगे पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना? बेसिकली मैं चाह रहा हूँ पहले लेक्चर में कुछ अच्छा सीख लो, वरना मैंने क्या बना यार, आराम से स्टार्ट करना था, सिंपल सा स्टार्ट करना था, तुम्हें एरर की डिफिनेशन लिखवानी थी और एरर की प्रॉपर्टी लिखवानी थी। खैर, ओके, समझो, या समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस आप समझने की वो रखो कि नहीं समझ के जाएंगे, बस इतना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहली बात, लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू या फुल स्केल वैल्यू? बोलो, अब आप ही बताओ। लिमिटिंग एरर इज विथ रिस्पेक्ट टू, लिमिटिंग एरर इज विथ रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। चलो अब इधर आ जाइए, ये जो परसेंटेज जी ए ई है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू
ट्रू वैल्यू या फुल स्केल वैल्यू? दैट इज फुल स्केल वैल्यू, दैट इज फुल स्केल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अब दूसरा क्वेश्चन, अब अगर इतना समझ चुके हो तो अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू वेरिएबल है और कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है? विच वन इज वेरिएबल, विच वन इज कांस्टेंट? लिमिटिंग इज वेरिएबल, वेरी गुड। लिमिटिंग इज वेरिएबल, व्हाई? क्यों? क्या आप हमेशा एक ही ट्रू वैल्यू आएगी इंस्ट्रूमेंट में? बोलो, क्या हमेशा ट्रू वैल्यू सेम रहेगी क्या? यार दूसरे सर्किट में लगाओगे 15 एम्पियर हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बट जो अमीटर है, जो रेंज है, वो तो फिक्स रहेगी, हाँ या ना? ठीक है। तो परसेंटेज जी ए इज कांस्टेंट, परसेंटेज जी ए इज कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? परसेंटेज जी ए इज कांस्टेंट। तो बेसिकली लिमिटिंग एरर, और जैसे अब मैं समझ, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मुझे बताओ कि कि ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सही समझे हो कि नहीं समझे हो। हम्म आ, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेंज है 0 से 50 एम्पियर। इसका लिमिटिंग एरर है +- 2%, +- 2%, और इसका परसेंटेज जीएई है, दैट इज सपोज 5%, दैट इज 5%। अब आप मुझे ये बताओ, सिंपली ये बताओ कि दोनों में, दोनों को जब मेजर करेंगे, लाइक मेजर, एक एक सिंपल सा, रुको, इसको नहीं, लिमिटिंग एनर्जी इज 2%, और आप यहां से मुझे सपोज ट्रू वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 20 एम्पियर, सपोज 20 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर। तो रेंज दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दे रखी है, रेंज दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दे रखी है, समझ रहे हो? तो बताओ एरर कितने का आएगा? लिमिटिंग एरर हाँ चलो ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर कितने का आएगा? एब्सोल्यूट एरर ना, मतलब या फिर एरर कितने का आएगा? एरर कितने का आएगा करंट में? बोलो, पहले ये बता दो, एरर कितने का आएगा? दिस इज लिमिटिंग एरर, एरर मतलब डेविएशन, डेविएशन इन एम्पियर, इन एम्पियर, डेविएशन इन एम्पियर। कहोगे सर लिमिटिंग एरर तो दे रखा है, कौन सा एरर चाहते हो? तो मैं डेविएशन चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट हमेशा कैसे लिखा जाता है वो समझो, ट्रू वैल्यू +- टोलेरेंस, +- तो हमें पता है कि ट्रू वैल्यू इज 20, बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन टोलेरेंस। अब टोलेरेंस, आप बताओ, ये जो 2% टोलेरेंस है, एक किसके रिस्पेक्ट में है? फुल स्केल वैल्यू के या 20 के ट्रू वैल्यू के? बोलो। ट्रू वैल्यू के। तो बेसिकली 20 का
20 का ट्रू वैल्यू कितना होगा? 20 का 2%, 20 का 2% कितना हो जाएगा? 4/10 0.4, 0.4। तो बेसिकली 0.4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.4, इसका मतलब क्या हुआ कि 20.4 से लेके जो रेंज होएगा 19.6 तक होएगा, हाँ या ना? ट्रू वैल्यू की जो रेंज होएगी, ट्रू वैल्यू की जो रेंज होएगी 20.4 से लेके 19.6 तक होएगी, हाँ या ना? रेंज ऑफ रीडिंग, बोलो यार, रेंज ऑफ रीडिंग यही होएगी। ठीक है, 19.6 से 20.4, हाँ 20 प्लस माइनस 4, 0.4, यही आएगा ना यार? 20 माइनस, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब यही सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन मैं देता हूं फिर से आपको, बट इस बार मैं लिमिटिंग एरर नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूं 0 से 50 एम्पियर है और परसेंटेज जी ए इज 5%, 5%, ठीक है, परसेंटेज जी ए इज 5%। एंड चलो ट्रू वैल्यू आपके लिए दे दिया मैंने, ट्रू वैल्यू इज अगेन 20 एम्पियर। व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट? बोलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट जो आपको मिल सकता है? बेसिकली रेंज ऑफ करंट जो आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा। क्या है? क्या है कि अभी 5% किसका निकालें? 5% किसका निकालें? ट्रू वैल्यू का, 20 का, 50 का? 20 का, 50 का? 50 का। तो 50 50 इंटू 5/100, दैट इज 2.5। तो बेसिकली अब अगर हम रेंज की बात करें तो 20 प्लस माइनस 2.5 एम्पियर, या फिर 17.5 से लेकर 22.5 तक हमारा रीडिंग होएगा। क्लियर हुआ यार? अभी आप मुझे बताओ, जीएई और लिमिटिंग एरर का मतलब समझ में आया कि नहीं? जीएई और लिमिटिंग एरर में डिफरेंस क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात याद रखेंगे कि लिमिटिंग एरर इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू एंड जीएई इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फुल, मतलब फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया होगा। आप देखो, हर बार हो सकता है आपने अच्छे से फॉर्मूला रट लिया होगा इसका, बट इस बार ना समझ के करने की कोशिश करना, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? अ 0 to 100 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विथ GAE, with percentage GAE of 1%, 1%, ठीक है? If B measure, if B measure a true value, true value of 20 ampere, true value of 20 ampere with this meter, with this meter, then find percentage limiting error। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज एरर है कितने का? ये परसेंटेज जीए किसका है? 20 का या 100 का? पहले तो मुझे बता दो,
परसेंटेज जीएई किसका निकालेंगे, 20 का या 100 का, 100 का। तो 100 का 1% बेसिकली कितना होने वाला है, 1, हाँ या ना, 1 वोल्ट, हाँ या ना। मतलब जो एरर होने वाला है, एरर वो कितने का होने वाला है, 1 वोल्ट का। क्या ये बात सबको क्लियर है? जो एरर है वो कितने का है, 1 वोल्ट का। किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग एरर के अकॉर्डिंग या जीएई के अकॉर्डिंग? जीएई के अकॉर्डिंग। एरर कितने का होने वाला है, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 वोल्ट का। यहां तक तो किसी को क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, 1 वोल्ट का। चलो अब इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यह है कि अगर हम सेम एरर एज्यूम करें लिमिटिंग एरर के लिए, तो कितना परसेंट एरर होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें पता है कि मैंने मान लिया, बहुत सिंपल समझना, कि मैंने मान लिया कि लिमिटिंग एरर इज 100%। मैंने मान लिया कि लिमिटिंग एरर इज एक्स, सॉरी, लिमिटिंग एरर इज एक्स, ठीक है, लिमिटिंग एरर इज x%। मैंने ऐसा मान लिया कि लिमिटिंग एरर इज x%। तो एक बात बताओ, ए एक्स किसका निकालेंगे, ट्रू वैल्यू का, जीएई का, ट्रू वैल्यू का, जीएई का, ट्रू वैल्यू का। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू देन, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू देन, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू देन, 20, 20 का x% कितना होना चाहिए, 20 का x% कितना होना चाहिए, 1, हाँ या ना। 20 का x% कितना होना चाहिए, 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 100/20, दैट इज 5। तो व्हाट इज द लिमिटिंग एरर, x माना था, तो इसका मतलब +/- 5%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। फिर से समझो, फिर से समझो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो सिंपल सा है कि लाइक हमें दो बातें याद हैं, परसेंटेज जीएई ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फुल वोल्टेज, फुल स्केल वैल्यू, एंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ये दो लाइनें अगर आपको याद है, क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। और आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये बात भी नहीं समझ में आई कि परसेंटेज जीएई इज करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल वैल्यू एंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब उस मैन्युफैक्चरर ने बोला कि परसेंटेज जीएई इज 1%, तो 1% हम किसका निकालेंगे, ऑब्वियसली फुल स्केल वैल्यू का। तो जब हमने परसेंटेज जीएई से देखा कि एरर कितने का हो रहा है, तो 100 का 1%, दैट इज 1 वोल्ट। अब वही 1 वोल्ट का एरर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं उस एरर को लिमिटिंग एरर में कितना होगा। बेसिकली अगर हम उसको लिमिटिंग एरर कंसीडर करें, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होने वाला है सेम एरर के लिए, सेम एरर के लिए। जैसे देखो, सेम क्वेश्चन मैं देता हूं, सेम क्वेश्चन, ए 0 to 50 एम्पियर a meter with percentage GAE is 5%, 5%, and B measure true value of suppose 30 ampere, suppose 30 ampere,
30 एम्पियर, देन फाइंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर, देन फाइंड परसेंटेज लिमिटिंग एरर। चलिए बताइए। जेई में भी एक दो बार आया हुआ है, ए में भी आया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। सब लोग बताएंगे यार, देखो ट्राई करोगे, अगर आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम देने से पहले ही हार मान ले रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर तुम 30 लोग में भी कंपटीशन नहीं कर रहे हो तो 5-6 हजार में जाके क्या करोगे यार, हैं? तो अपने आप को देखो, आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है, ये देखो आप यहां से। 8.3%। ओके, वेरी गुड। मुझे पता नहीं है वो आंसर, अभी तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना दिया है, अब देखते हैं डाटा कितना आता है। सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है 8.3%। ओके, तो सिंपल यार, हमें कुछ नहीं रटना है, मैं रटने में बिलीव ही नहीं करा रहा तुम्हें। मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये पता है कि परसेंटेज ये 5%, तो 50 का 5% कितना होगा, दैट इज व्हाट 2.5 एम्पियर, हाँ या ना, 2.5%। अब मैं बोल रहा हूं ट्रू वैल्यू का x% कितना होना चाहिए, 2.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 100 गुणे 2.5 डिवाइड बाई 30, क्या ये वही आंसर आ रहा है, लाइक 8.33%, हाँ या ना? याद रखना परसेंट है वो, कोई 8.33 नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो मैंने क्या लिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 किया, मतलब मैं किस में बातें कर रहा हूं, डिवाइड बाई 100 लिया मतलब मैं किस में बातें कर रहा हूं, परसेंट में बातें कर रहा हूं ना, हाँ या ना? तो कोई 8.33 नहीं लिखेगा, एग्जैक्टली 8.33% लिखेंगे। अभी क्लियर हुआ कि नहीं यार? अब तो हो जाना चाहिए यार। डन। तो क्या हम, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली कर लेंगे। मैं आपको एक हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया जो ईएस में आया हुआ है, जल्दी से आंसर बताएंगे। अच्छा एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं। देखो अगर मुझे शॉर्टकट निकालना है, इसका शॉर्टकट निकालना है तो ध्यान से देखो क्या है, x परसेंटेज x इज इक्वल टू, ये वन क्या था, वन बेसिकली, वन क्या था, वन कहां से आया था, जैसे देखो परसेंटेज जी ए ई, परसेंटेज जी ए ई, परसेंटेज जी ए ई अपॉन 100। देखो एक बात समझते हैं, लाइक 20 इंटू एक्स बटा 100, और वन कहां से आया है, 100 इंटू 1/100, तो ए परसेंटेज जी ए ई है। तो परसेंटेज जी डायरेक्ट आप क्या कर लो, इरर कर लो। खैर एक काम करो, सिंपल, क्या ही कंफ्यूज होना, सिंपल फॉर्मूले रटने वाला हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। तो अपन को इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है अगर मैंने उसे शॉर्टकट करवा भी दिया ना तो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे आप, वो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। इस तरीके में कोई दिक्कत है, कुछ रटना है हमने,
तो रटने को तो अवॉइड ही करते हैं ना अपन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या सीन चलता है। ठीक है, अब AIES EC का 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ 0 to 150 volt meter has accuracy of 1% of full scale value reading, full scale reading. The voltage measured by this instrument is 75 volt. The limiting error is, बताओ, the limiting error is, चलो देखें कौन जल्दी आंसर बता रहा है। जल्दी नहीं चाहिए मुझे, एक्यूरेट चाहिए, याद रखना, मुझे एक्यूरेसी से ज्यादा खुशी होगी। जल्दी दो अच्छा, मतलब सही दो तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट इज द लिमिटिंग एरर? हमेशा याद रखना, लिमिटिंग एरर हमेशा परसेंटेज में होगा, लिमिटिंग एरर हमेशा परसेंटेज में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यार सीख गए, अब क्या चाहिए तुम लोग को, है सिंपल है। और सबका आया कि नहीं, सबका आया कि नहीं? +-2%, सिंपल है यार। देखो हमें पता है कि, अच्छा अब अभी यहां पे जीए बोला क्या इसने, जीए बोला इसने। देखो क्वेश्चन को घुमाने फिराने का यही तरीका होता है। क्या इन्होंने जीए बोला? बोलो, क्या इन्होंने जीएई बोला? अगर 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 आपको ये पता ना होता कि जीएई हमेशा फुल स्केल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होता है, तो क्या आपके दिमाग में फार्मूला आता? क्या ये तरीका आता आपके दिमाग में? सोच के देखो एक बार, सिंपल सा है ना, कि नहीं सोचते ना फिर अपन। तो अब आपको पता है कि जीएई हमेशा फुल स्केल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होता है, तो आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि यार ये जीएई ही है बेसिकली। ठीक है ना, तो जीएई हमें पता है कि 1% है, तो 1% किसका, 150 का 1%, 150 का 1%, एंड दैट इज व्हाट, 1.5। और हमने मान लिया, अब अच्छा, क्या इसने बोला कि दिस इज 75 इज द ट्रू वैल्यू? डायरेक्टली बोला क्या इसने? डायरेक्टली बोला कहीं नहीं, बट हमें पता है कि जो वैल्यू हम मेजर करते हैं दैट इज फुल स्केल वैल्यू या ट्रू वैल्यू? जो वैल्यू हम मेजर करते हैं दैट इज फुल स्केल वैल्यू या ट्रू वैल्यू? दैट इज ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब 75 का x% इज इक्वल टू वॉट, 1.5, एंड सिंपल x इज इक्वल टू 150 बटे 75 +-2%। एज सिंपल एज दैट। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, बस आप मतलब समझ जाओ कि हाँ, लिमिटिंग एरर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, जीएई विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वोल्टेज, दैट्स इट, टॉपिक ही खत्म, हाँ या ना। अब ईएस के क्वेश्चन करा दिया, 2011 में आया था, अब तो इससे तो आपको आइडिया लग ही चुका है बेसिकली कि किस तरीके से घुमा सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं घुमाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो आई होप आपको पांचों एरर समझ में आ गए। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर,
लिमिटिंग एरर एंड परसेंटेज जीएई गारंटीड एक्यूरेसी एरर। क्या इन पांचों में किसी को 1% की भी प्रॉब्लम है? लाइक सर ये वाला नहीं समझ में आया, ऐसा कोई? एनीवन? चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं यार, अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, जितने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बेसिकली जो लोग आज क्लास लगा रहे हो, कोशिश करना यार। एक बात बताओ, अब ना ये सिर्फ मन का वहम है, लाइक कि ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं सिंपली बता रहा हूँ, अगर मन लगा के पढ़ोगे यार, मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ही दोनों जगह पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप इसके ना बहुत ज्यादा सोचा मत किया करो। ऑफलाइन तो आपको लगाना ही लगाना है। अगर पैरेलल में मेजरमेंट भी लगा लोगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, हाँ या ना? आप सोच के देखो, कोई दिक्कत है समझने में, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार, फिर से दोबारा समझा दूंगा। ऑफलाइन तो हमने 2 क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन तो पढ़नी है पढ़नी, कि लाइक 8:30 से 10:30, फिर 11 से, मतलब जो भी चलेगा, उसके साथ में एक मेजरमेंट भी लगा लेना, सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएगा। ताकि जब आपको एग्जाम के 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो और आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, और उस समय मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं, तो इसलिए कोशिश अपन करेंगे कि जितना मैक्सिमम चीजें सब्जेक्ट कवर हो सकेगा कर लेंगे। तो इसलिए मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले तो लगाएंगे ये सब्जेक्ट, कोशिश करना जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी पैरेलल में ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ कि लाइक प्रॉब्लम आ रही सर, नहीं समझ में आ रहा है, बट यार अगर कसम खा के बैठे और समझेंगे नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़ने आए हो तो जरूर समझोगे। ओके, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ओके, अब यहां पे अच्छा, और एक बात और, कि जितनी भी नॉन टेक्निकल की क्लासेज होंगी, देखो यार उसमें ज्यादा दिमाग तो लगता नहीं है, सिंपल सा है, बस ऐसे कि टाइम पास करना होता है, हमने अच्छे से सारा रिवाइज करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो फोकस रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑफलाइन में मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा, 1 घंटे की क्लास, 1 या 1.5 घंटे की क्लास, वो मैं नॉन टेक्निकल रखूंगा, ये इवनिंग में ही रखूंगा, ठीक है ना? तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि नॉन टेक्निकल क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन चले, ताकि मैं टेक्निकल को ज्यादा ऑफलाइन में दे पाऊं टाइम, ठीक है ना? तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है, सिलेक्शन। तो इसके लिए जरा भी मत सोचना सर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, वो सारा सोचो ही मत। सिलेक्शन लेके रहना है, उसके लिए जो भी हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा अपन करेंगे, ठीक है ना? खैर, आगे फोकस करते हैं, आगे फोकस करते हैं। क्या है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? टोटल कितने क्लासेज होंगे दिन में? आ गुड क्वेश्चन, शायद 4। बस बेहोश मत होना बस। 2 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। एक्चुअली मेरा टारगेट क्या है ना, मैं एग्जाम के 2 महीने पहले तुम्हें अच्छे से सारा सिलेबस खत्म करवाना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन मेजरमेंट और ये आपका नॉन टेक्निकल, नहीं उसकी तो टेंशन, मतलब लाइक ऑनलाइन, चलिए एक काम करते हैं अभी क्लास में वो नहीं करते, क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा जो भी पूछना हो ना, ठीक है? अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो तो देखो यार, यहाँ पे है क्या, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि मतलब कुछ भी सामान, मतलब खरीद रहे हो तो आप देख रहे हो, हाँ रैम इतना है, कैमरा इतना है,
इसकी फोटो कैसी आ रही है, ठीक है, मेगापिक्सल कितना है, मतलब इस तरीके से। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी। उसके बाद प्रिसीजन, क्या है, प्रिसीजन। देन देन और हर एक का मतलब अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि पीएमएमसी इज लीनियर और नॉन लीनियर, मूविंग आयरन इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो यार ऑब्वियस सी बात है, आप तभी बता पाओगे जब आप समझोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरिटी, ठीक है ना। तो लीनियरिटी, देन उसके बाद सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, देन आपका डेड टाइम, डेड टाइम, उसके बाद डेड जोन, डेड जोन, एंड द लास्ट वन रिजोल्यूशन। हर एक का मतलब हमें कुछ नहीं रटना है, सब समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द एक्यूरेसी। तो यार देखो एक्यूरेसी होता क्या है, एक्यूरेसी मींस क्लास कितने बजे तक होगी, 9 बजे तक, क्लास 9 बजे तक, ठीक है, बस 10 मिनट में ओवर हो जाएगा आपकी। तो तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है बेसिकली, एक्यूरेसी इज द इंडिकेशन ऑफ क्लोजनेस ऑफ या फिर क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जैसे एक बात समझो, 100 रुपया किसी को दिया आपने, एक बंदे ने, दो बंदे को दिया, एक ने 95 लौटाया, एक ने 98 लौटाया, तो आप क्या बोलोगे किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, 98 वाले की, 98 वाले की। सिंपल सी बात है यार। तो कहने का मतलब जो जितना करीब पहुंच रहा है ट्रू वैल्यू के, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी ना, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मतलब क्या है, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि अब जितना ज्यादा, मतलब वही है कि लाइक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअल वैल्यू इज 100, आपने मेजर किया कितना आ गया 99.5, 99.5, और एक से मेजर किया 99, तो ऑब्वियस सी बात है यार 99.5 वाले की ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब अब जैसे आप ये देखो कि कि ये तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू हो गई, सिंपल सा। यहां पे एक चीज मैंने और समझाना था तुम्हें, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको अभी फिर से लेते हैं। तो दिस इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, डन, ओके। आगे समझते हैं दूसरा, ये तो गया एक्यूरेसी, एक क्या हो गया एक्यूरेसी, ठीक है, कि मतलब सिंपल सी बात है, जो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, देखो कोई भी हो ना, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं दो तरीके से वैल्यू लेते हैं, एक कैलकुलेटिव वैल्यू, जैसे आप ऐसे समझो, वही वाली सिंपल सा एग्जांपल कि आपको पता है कि आपने वोल्टेज सोर्स दिया है 100 वोल्ट का, आपको पता है, और आपको यह पता है कि आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है वो है 5 ओम का, 5 ओम का।
तो अब बताओ सिंपल सी, व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट, दैट इज व्हाट 20 एम्पियर। अब ये जो करंट है 20 एम्पियर, दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, बोलो यार, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू, समझ लो ना, दिस इज ट्रू वैल्यू। कैसे पता ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमने कैलकुलेशन से किया है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन से किया है। अब मेजर्ड वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हम यहां पे अमीटर लगाएंगे। तो एक बात सोच के देखो, क्या इस पूरे रजिस्टर का, क्या उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम ही होगा, क्या इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, हाँ या ना, बोलो यार, इस वायर का रेजिस्टेंस होएगा कि नहीं होएगा, ऐसा आइडियल वायर होगा कोई, होगा ना कुछ ना कुछ तो अब बताओ, क्या पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम ही है, अगर 5 नहीं है तो मान लो 5 से ज्यादा है, मान लो 6 है, 6 क्या, हाँ चलो 6 है, तो बेसिकली अब अब करंट की वैल्यू 20 से कम आएगी ना यार, हाँ या ना, लाइक 17 के आसपास आएगी, अप्रोक्सीमेटली 17। तो अब बताओ ये ट्रू वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है जितना ज्यादा क्लोज रहेगी ट्रू वैल्यू के, दैट इज द एक्यूरेसी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं प्रिसीजन की, प्रिसीजन की, ध्यान से समझना प्रिसीजन क्या होता है। आप आप एक इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में भेज दिया गया, नॉर्मली अगर आप गलती से भी अगर लैब गए होंगे, तो आपको मिनिमम कितने रीडिंग लेने के लिए बोला जाता है, क्या आप एक रीडिंग ही लेते हो या फिर एटलीस्ट 4-5 लेने पड़ते हैं, बोलो, 4-5 लेने पड़ते हैं, ठीक है, हाँ मतलब एक 4-5 जो भी है बेसिकली कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ कि मतलब वही बात है कि जितना ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो आप उतनी ज्यादा रीडिंग लोगे, हाँ या ना, क्योंकि एक से आइडिया नहीं लगेगा, दो लोगे तो भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, 3-4-5 ले लिया तो आइडिया लग गया। तो अब मान लो पहले में 10 आया, देखो यहां पे एक बात समझाता हूं मैं, मान लो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक एक इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट, 3 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 5 ए आप 5 लोग हो, लाइक 4 लोग हो, आप हो, आपका दोस्त है, आपका बहुत आलसी दोस्त है, ठीक है, अब आप थोड़े से मेहनती हो, तो आप मान लीजिए ट्रू वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है, तो लाइक 9 एम्पियर, 9.5 एम्पियर, थोड़ा मन से कर रहे हो आप, 9.6 एम्पियर, एंड दैट इज व्हाट सपोज 9 एम्पियर, ठीक है, इस तरह से आपने 4 रीडिंग ली, 4 रीडिंग ली, आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, आप दूसरा बंदा दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है, उसने जो रीडिंग ली 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर और 9 एम्पियर, तीसरा बंदा तीसरा बंदा आराम से कर रहा है, लाइक 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब तीसरा बंदा इतना आलसी है कि उसने क्या किया, एक बार रीडिंग ली और उसने बेसिकली वही लिख दिया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब ध्यान से समझो, ए आप हो, ये आपका पहला दोस्त है और ये दूसरा दोस्त है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखो बस। आप बताओ, हाँ ठीक है आप हो लास्ट वाले, तो सिंपल सी बात बताओ कि नाम लिख दूं विवेक, ये मान लो पहला जो यहां पे है स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, इसकी क्या एक्यूरेसी ज्यादा है कम है, बोलो, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है कम है, एक्चुअल वैल्यू इज 10, एक्चुअल वैल्यू इज 10, एक्यूरेसी इज हाई या लो, एक्यूरेसी इज हाई या लो, हाई, एक्यूरेसी इज हाई, ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। और 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 इस तीसरे बंदे की एक्यूरेसी क्या है, सबसे खत्म है,
विवेक की एक्यूरेसी सबसे खराब, हाँ या ना? ठीक, ओके। अब एक सिंपल सी बात समझो। अब लेकिन एक अगर बोला जाए कि इसमें से प्रेसाइज सबसे ज्यादा कौन है, तो एक्चुअली ये विवेक जो है ना, ये सबसे ज्यादा प्रेसाइज है। तो अब बताओ प्रेसाइज का मतलब क्या समझे आप? वो इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग दे रहा है, वही रीडिंग अगर वो बार बार दे रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स। आ रही बात समझ में? तो अब बताओ, पहले दूसरे तीसरे में सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। अब कोई आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बोला जाए कि क्या अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो क्या वो इस बात की गारंटी देगा कि वो एक्यूरेट है? बोलो। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो क्या इस बात की गारंटी देगा कि वो एक्यूरेट है? आंसर इज नो। वेरी इंपॉर्टेंट ओ पॉइंट। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कभी भी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो प्रिसाइज मतलब क्या हो गया? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ या ना? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लाइक एक ही रीडिंग बार बार वो मेजर करे, दैट इज व्हाट प्रिसाइज, प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, अगर आपको याद हो बचपन में नाइन्थ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मोड, हाँ या ना? मोड पढ़ा है कभी गलती से? मोड जैसे लिख दिया जाता था 5 4 3 3 2। इसमें मोड क्या है? व्हाट इज द मोड? व्हाट इज मोड? व्हाट इज मोड? 3 ना? तो जो सबसे ज्यादा नंबर, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था, उसको अपन क्या बोलते थे? मोड, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि वही बात प्रिसीजन मतलब मोड बोल सकता हूं ना मैं? समझाने के लिए, समझाने के लिए बोल सकता हूं ना मैं?